हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केदारनाथ द्वारा रचित चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। तो चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कविता में पूर्णतः मतलब कि संपूर्ण रूप से कवि जी ने गांव की फसल की संस्कृति और गांव की फसल में जितने भी सौंदर्यता होती है, जितनी भी सुंदरता होती है, उन सभी का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और इस कविता में हर जगह कवि ने मानवीकरण अलंकार का वर्णन किया है। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दें, मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो पहला पैराग्राफ है, देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा टिघना चना, बांधे मुरैठा, मुरैठा मतलब पगड़ी, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। अलसी मतलब तीसी, तीसी का एक पेड़ होता है, तीसी का एक पेड़ होता है जिसमें से तेल निकलता है। तो बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। तो अब यहाँ पे कवि जी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जो वो चंद्रग्रहण देखकर आए हुए हैं और अब वे इस खेत की मेड़ पर अकेले बैठे हुए उस सामने वाले खेत के सामने जो दृश्य है उसे देख रहे हैं। वहाँ पर एक बीते मतलब कि जो हैंड वाला मेजरमेंट होता है उसे बीते बोलते हैं। तो एक बीते के बराबर यह हरा टिघना चना, यानी कि एक चना है उनके सामने जो कि एक बीते के बराबर है, और वो अपने सिर पर एक पगड़ी बांधा हुआ है और उसकी पगड़ी पर एक छोटा गुलाबी फूल है और वो इस प्रकार से सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी, यानी कि उसके पास ही एक तीसी का जो पेड़ है वो उगा है और वो काफ़ी हठीली यानी काफ़ी जिद्दी कह सकते हैं आप हैं। देह की पतली कमर की है लचीली, उसकी जो देह मतलब कि उसकी जो शरीर है वो पतली है और उसकी कमर लचीली है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही, जो छुए दूं हृदय का दान उसको और सरसों की न पूछो। कह रही है कि जो उसे छू लेगा वो उसे अपना हृदय दान कर देगी। हृदय दान करने का मतलब कि वो उससे विवाह करेगी और सरसों की न पूछो। अब जो सरसों है उसकी तो कवि कह रहे हैं कि सरसों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। अब कवि कहते हैं कि जो सरसों है वो सयानी हो चुकी है, वो मतलब वो सबसे पहले तैयार हो चुकी है और अपने हाथों को पीला कर लिया, यानी कि वो ब्याह के लिए तैयार है और ब्याह के मंडप में पधार चुकी है। और फाग गाता मास फागुन, और उस समय का जो मास है, जो महीना है, वो भी लगन का ही है, मतलब कि लगन के भी कई महीने होते हैं, तो कवि उसी की बात कर रहा है। अब कवि कह रहे हैं कि देखता हूँ मैं स्वयंकर हो रहा। अब वे कवि जो हैं वो अब अपनी बात कर रहे हैं कि मैं अभी भी इस प्राकृतिक दृश्य को देख ही रहा हूँ। तो कवि इस प्राकृतिक दृश्य को देख रहे हैं और इसका वर्णन भी कर रहे हैं। तो चलिए अब अगले वाले पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे अगला वाला जो पैराग्राफ है वो है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, मतलब कि ये जो उनके सामने अब वो दूसरे दृश्य की बात करते हैं। वे कहते हैं कि इस दृश्य, ये जो दृश्य है ये शहरी इलाकों से दूर है, मतलब कि यहाँ पे कल कारखाने नहीं हैं और यहाँ पे जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है और प्रेम प्रिय है। और यहाँ पर अब वे जब यहाँ से चलते हैं तो उस जगह से जब चले जाते हैं तो उनके पैरों के तले एक पोखर आता है, पोखर मतलब तालाब। तो उनके पैरों के तले एक तालाब आता है और इस छोटे से तालाब में लहर उठ रही है और नील तल में उगी है जो घास भूरी, और इस तालाब के अंदर घास है जो वो भूरी कलर की उगी हुई है। तो उसे भी कवि जी कह रहे हैं कि जो तालाब है वो उनके पैरों के तले के नीचे है और उसमें भूरी कलर की घास उगी हुई है और वो भी लहर ले रही है।
और यहाँ पे आप कवि कह रहे हैं कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। बड़ा सा गोल खंभा का मतलब कि सूर्य या फिर चांद से आप ले सकते हैं। मतलब कि अगर रात्रि का समय हो तो चांद की जो रोशनी वहाँ पे पड़ती है तो वो तालाब में बड़ा सा गोल खंभे की तरह दिखाई देती है, और दिन में सूर्य की रोशनी वहाँ पे गोल खंभे की तरह दिखाई देती है। आँख को है चमकाता, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब उससे जो फिर से प्रकाश हमारे आँखों की तरफ आता है, वो हमारी आँखों को चमका देता है। और अब देखिए उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है आगे। वो कहते हैं कि जो कई पत्थर हैं वो किनारे हैं, मतलब जो तालाब के किनारे जो कई पत्थर हैं वो पानी पी रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि प्यास जाने कब बुझेगी, यानी कि जो पत्थर हैं उनकी प्यास अब पता नहीं कब बुझेगी। और एक बगुला उस तालाब में चुपचाप खड़ा है, वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब उसे कोई भी मछली दिखे और वो उसे लपक कर पकड़ ले। अब कवि आगे कहते हैं कि वो अपनी सारा ध्यान और निद्रा, मतलब जो अपनी निद्रा है उसे वो त्याग कर देता है, और जैसे ही और अपने ध्यान को भी काफ़ी केंद्रित किया रहता है। जैसे ही उसे कोई मछली दिखती है तुरंत नीचे गला डालता है और उसे निकाल लेता है। और अब आगे कवि ने एक चिड़िया का वर्णन किया है, जो कहते हैं कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, यानी कि एक चिड़िया है जिसकी सामने की माथ काला है, वो भी जल पर टूट पड़ती है जब उसे कोई मछली दिखाई देती है, और उस मछली को अपने चटुल में दबाकर, मतलब अपने चोंच में दबाकर दूर गगन में लेकर उड़ जाती है। तो इस पैराग्राफ में कवि यही कहना चाहते हैं कि जो तालाब के किनारे पाए जाने वाले जानवर हैं और तालाब के किनारे जितनी भी सौंदर्यता होती हैं उनका कवि ने बड़े ही सुंदर ढंगों से वर्णन किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दें, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप कभी अपनी पोजीशन को, अपने स्थान को चेंज करते हैं और एक जगह पे जाते हैं और कहते हैं ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। मतलब कि कभी अपने आप को संतुष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ट्रेन का भी टाइम नहीं है और यहाँ पे धरती भी ऊंची है, तो यहीं से क्यों ना इस समय जो धरा है उसकी सुंदरता को देख लिया जाए। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। मतलब कि अब वो वहाँ से जो दृश्य देख रहे हैं उनके सामने दिख रहा है कि काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं, और जो बाज भूमि है उनके इधर उधर एक कांटे का पेड़ है, और उस कांटे के पेड़ पर सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, और वहाँ पर कुछ मीठा मीठा रस टाइप में टपक रहा है। अब यहाँ पे भी आगे मानवीकरण अलंकार है। सुग्गे का स्वर टें 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 सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उड़ता गिरता सारस का स्वर, सॉरी खांसी आ रही थी, सारस का स्वर टिरटो टिरटो। तो अब कवि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सुग्गे मतलब तोता, जो तोता होता है वो आवाज़ कर रहा है टें टें, और उनकी आवाज़ को सुनकर जो वन का स्थल है उसका हृदय जो है वो चीर जाता है, और जो सारस का स्वर है टिरटो टिरटो उसे भी सुनकर वन का जो स्थल है उसका भी हृदय चीर जाता है। मतलब कि उसका हृदय बहुत ही अच्छा, मतलब उसे महसूस होता है। और बस इसी पैराग्राफ में कवि यही कह रहे हैं, और पूरे पैराग्राफ में कवि यही बताना चाहते हैं कि जो ज़मीन है वहाँ की वो एकदम शांति से भरी हुई है, और पहाड़ियाँ काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं। अब जो अगला पैराग्राफ है वो है मन होता है उड़ जाऊं मैं। अब उनका मन ये कहता है कि वे उड़ जाएं, पर फैलाएं सारस के संग जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है। वो अब सारस के प्राकृतिक जो जोड़ियाँ होती हैं उन्हें देखना चाहते हैं। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे, और वो हरे से खेत में सच्ची प्रेम कहानी जो होती है उसे सुन ले चुप्पे चुप्पे, मतलब छिप छिप कर, बिना किसी को दिखाए या फिर जनाए, ताकि कोई भी जान ना पाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कोई मदद हो जाए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।